हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र चांदवानी जेसी सर, मोशन नीट डिवीजन कोटा डेप्यूटी डायरेक्टर, आज उस क्वेश्चन को आपके साथ में लेकर आया हूं जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का होता है। इवन स्टूडेंट्स का नहीं, उन पेरेंट्स का भी ये क्वेश्चन होता है जिनके बच्चे, जिनके वार्ड्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो क्वेश्चन है, क्या नीट वाकई में बहुत टफ है? स्टूडेंट्स, नीट टफ है या नहीं है? नीट का एग्जाम टफ है या नहीं है? आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक लेकर जाएगा। अगर हम इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज आपके बहुत सारे वो डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा जो नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम या पेरेंट्स जब अपने बच्चों को नीट प्रिपरेशन के लिए एडमिशन दिलवाते हैं या बायो जब ऑप्ट करते हैं तो उनके माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेकर के आज इस वीडियो को मैं अपने साथ में लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, क्या नीट वाकई में ही टफ है? तो इसका आंसर है, डिपेंड करता है आप किस स्ट्रेटेजी के साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो, नीट का टफ होने का रीजन, किसी भी एग्जाम का टफ होने के रीजंस दो हो सकते हैं। एक तो रीजन हो सकता है कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई होता है। जैसे अगर मैं अगर जेई को नीट के साथ में थोड़ा सा कंपैरिजन में लूं तो नो डाउट जेई में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो डेफिनेटली नीट के कंपैरिजन में काफी हाई होता है, तो दैट मेक्स द एग्जाम टफ। ठीक है, नीट में अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट तो मैंने आपसे कहा कि एग्जाम के टफ होने का रीजन हो सकता है कि उसके क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होता है, और दूसरा एग्जाम के टफ होने का रीजन हो सकता है उसकी कट ऑफ। दोनों की अगर बात की जाए तो अगर मैं जेई और नीट को कंपैरिजन में लूं तो नो डाउट जेई में क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई होता है, बट वहां पर कट ऑफ कंपैरेटिवली लो होती है। जबकि नीट की अगर बात की जाए तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई नहीं है, लेवल बहुत टफ नहीं है, बट वहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स की बात करूं तो 600 प्लस आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं आउट ऑफ 720 टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर एमबीबीएस सीट। तो स्टूडेंट, व्हाट मेक्स दिस एग्जाम टफ? पॉइंट है कि यहां पर कट ऑफ बहुत हाई है और उसकी वजह से ये एग्जाम स्टूडेंट के लिए टफ बनता जा रहा है ईयर टू ईयर। आज से अगर 4-5 साल पहले की बात की जाए तो कट ऑफ उतना हाई नहीं होता था। ठीक है, कट ऑफ कम होता था, और अगर आप थोड़ा पास में जाएंगे तो 500 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को भी, आउट ऑफ 720 500 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट आसानी से मिल जाती थी। लेकिन आज उसी एग्जाम में यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 600 और इवन मोर टू गेट अ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्योंकि कट ऑफ बढ़ी है, हर साल कट ऑफ में थोड़ा इजाफा होता जा रहा है और ये इस एग्जाम को टफ बना रहा है। क्वेश्चन है, कट ऑफ बढ़ने का रीजन क्या है? क्या इसका रीजन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस साल भी अप्रॉक्स 21 लाख स्टूडेंट ने नीट दिया। 21 लाख स्टूडेंट अगर नीट दे रहे हैं तो नो डाउट नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जेई में जहां पर अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स का जो काउंट है, अगर मैं जेई मेंस की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट नीट के कंपैरिजन में हाफ है, 10 लाख 12 लाख। लेकिन यहां पर अगर स्टूडेंट 22 लाख स्टूडेंट अगर अपीयर हो रहे हैं तो सबसे पहले इसका रीजन हमें समझना पड़ेगा। देखो, एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आपने डिसाइड किया है तो आपको एग्जाम का नेचर समझना पड़ेगा, फिर आपको उसके सिलेबस के बारे में समझना पड़ेगा, उसके पैटर्न के बारे में समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी स्टडीज को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं नीट एग्जाम के नेचर की, तो क्यों इतने स्टूडेंट यहां पर अपीयर हो रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि नीट में अगर हम बात करें तो जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस की, मैं बाउंड्री की अगर बात करूं, एक तरह से अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो नीट सिलेबस की बाउंड्री एकदम फिक्स्ड है, और वो बाउंड्री दैट इज वेरी क्लियर टू अस। जो भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन करता है, ठीक है, या जो टीचर आपको नीट के लिए पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, उनको यहां प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है कि बाउंड्री क्लियर नहीं है। कई बार होता है कि सिलेबस की बाउंड्री ही क्लियर नहीं होती है। ठीक है, केवल एक, जैसे मैं अगर बात करूं तो अगर नीट की बुकलेट की मैं बात करूं, अगर बुकलेट में केवल और केवल इतना लिख दिया जाए, रिएक्शंस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बात समझना, रिएक्शंस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एक एग्जांपल लेता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैं ऑर्गेनिक में डील करता हूं इसलिए उसी का एग्जांपल ले रहा हूं। तो होता क्या है, देखो, अगर इतना सा लिख दिया जाए
नीट बुकलेट में, सिलेबस में इतना सा लिख दिया जाए, रिएक्शंस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो अब आप सोचिए एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस है, केवल इतना लिख दिया प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के लिए जो भी रिएक्शंस है वो आपके सिलेबस में है, तो वहां पर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कितनी रिएक्शंस पर हमें रुकना है। रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं, तो कहां पर हमें रुकना है वो बाउंड्री क्लियर नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर नीट और जेई को हट करके किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए जिसका मान लेते हैं कि सिलेबस में उसके टेस्ट पेपर में मान लो जीके है या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, केवल जीके बोल दिया जाए, करंट अफेयर्स बोल दिया जाए, क्या आपको लगता है कि इसकी बाउंड्री क्लियर है? नो, इट्स नॉट क्लियर, इट्स नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, आप सोचिए जीके की अगर बात की जाए, जनरल नॉलेज की अगर बात की जाए, तो बहुत वास्ट टॉपिक आप इसको बोल सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, बहुत वास्ट टॉपिक आप इसको बोल सकते हैं जिसकी बाउंड्री आपको क्लियर नहीं होती है, और इसके लिए यूजुअली जो भी स्टूडेंट उसमें अपीयर होता है उसको क्या करना होता है, डिफरेंट टाइप की मैगजीन्स पढ़नी होती है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ने होते हैं, लाइब्रेरी में आप वेरियस बुक्स को सर्च करते हैं, और कहीं जाकर के आप नंबर ऑफ बुक्स को पढ़ने के बाद में आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हो पाते हैं कि शायद अब मैं जीके या करंट अफेयर्स पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वो कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लेकिन उसकी फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर बाउंड्री इज नॉट क्लियर, लेकिन यहां पर बाउंड्री क्लियर है। ठीक है, सिलेबस की बाउंड्री क्लियर है। इवन अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस का पैटर्न भी क्लियर है, इट इज वेरी फिक्स्ड। ठीक है, अगर आप लास्ट 5, 6, 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि क्वेश्चन का प्रोफाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि आपसे सिंगल करेक्ट चॉइस पे क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है उसको एआर में कन्वर्ट करके दे दिया जाए, मैच द कॉलम में कन्वर्ट करके दे दिया जाए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, लेकिन बहुत सारी वेरियस प्रोफाइल्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है अगर लास्ट कुछ ईयर के ट्रेंड्स को आप देखते हैं। इवन मैं तो कहूंगा कि जो सोर्सेज हैं, मतलब जिस सोर्स से आपको नीट का सिलेबस तैयार करना है, जिस सोर्स से आपको नीट के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो सोर्सेज भी बहुत क्लियर है। ठीक है, तो 3 बातें हैं जो मुझे लगता है कि इस एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हो, जिसमें एक तो मैंने आपसे कहा सिलेबस की बाउंड्री क्लियर है। जब आपको यह क्लियर होता है कि मुझे इस टारगेट को हिट करना है, तो आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं उस पर्टिकुलर टारगेट पर। जब आपको सिलेबस क्लियर है कि यस दिस इज द बाउंड्री, मुझे इससे बाहर जाना ही नहीं है, तो जब आपको इस बात की क्लैरिटी होती है तो आपको उस काम को करने की इच्छा होती है, उसमें इंटरेस्ट होता है, आप पूरे एंथ्यू के साथ में उस काम को करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर होने का जो काउंट है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा मैंने आपसे कहा क्वेश्चन का पैटर्न। क्वेश्चंस बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, पैटर्न में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की अगर वो प्रैक्टिस कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसको सेम या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में मिलते हैं, और इससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। और थर्ड मैंने आपसे कहा सोर्स। सोर्सेज आर ऑल्सो ऑलमोस्ट फिक्स्ड। जैसा कि मैं बात करता हूं कि अगर आप कुछ सोर्स को अपना टारगेट बना लें, लाइक एनसीईआरटी, आप देखिए नीट का जो पिछले कुछ सालों से पेपर पूछा जा रहा है वो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से पूछा जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, सिलेबस अभी एकदम क्लियर हो गया कि हमें एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर करना है, दैट इज द बाउंड्री ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चंस मुझे तैयार करने हैं। मैंने आपसे कहा सोर्स ऑफ क्वेश्चंस, सोर्स ऑफ क्वेश्चंस भी आप मानकर चलें ऑलमोस्ट फिक्स्ड हैं, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तैयार करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आप तैयार करें। ठीक है, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ है तो जो भी वहां का स्टडी मटेरियल है आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, मॉड्यूल्स एंड ऑल डीपीबीस उनको आप अच्छे से तैयार करें, और जो वहां के टेस्ट पेपर्स हैं अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं तो मैं आपको कह रहा हूं आप मानकर चलें कि ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस को ही आप फेस करने वाले हैं नीट के फाइनल एग्जाम में। तो आप सोचिए अगर बाउंड्री क्लियर है सिलेबस की, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लियर है, दैट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर, अगर क्वेश्चंस का सोर्स भी हमें क्लियर है कि कहां से हमें क्वेश्चंस तैयार करने हैं और वो सोर्स अनलिमिटेड नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सोर्स हैं,
तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये 3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि यस आई शुड प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम, आई कैन क्रैक इट। और ये रीजन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट हर साल इसमें बढ़ता जा रहा है नीट के प्रिपरेशन में। तो क्यों ये एग्जाम हमारा टफ होता जा रहा है, उसका रीजन मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने का रीजन, ये 3 रीजन जो मैंने आपको बताया। और ये 3 रीजन इस एग्जाम को टफ भी बना रहे हैं, क्योंकि जब सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ये मेरा सिलेबस है, इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे तैयार करने हैं और इन सोर्स में से क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो फिर डेफिनेटली कंपटीशन तो बढ़ेगा। दिस फैक्टर विल मेक द कंपटीशन टफर। ठीक है, ये रीजन है कि स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है, स्टूडेंट इजीली मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, और ये रीजन है कि कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, और ये कट ऑफ का बढ़ना ही इस एग्जाम के टफ होने का सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, आप आईआईटी एग्जाम की बात करें, वहां पर माइंडसेट एकदम क्लियर है, स्टूडेंट्स को भी पता होता है, पेरेंट्स को भी पता होता है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है, हाई आईक्यू हमारा होना चाहिए, शार्प आईक्यू हमारा होना चाहिए उस पेपर को करने के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हमारे डीप कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, तब हम आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जब ये माइंडसेट स्टूडेंट को क्लियर है तो उसमें अपीयर होने वाले स्टूडेंट वैसे ही कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस का प्रोफाइल फिक्स नहीं है, हर साल आपको नए टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, जो स्टूडेंट के लिए हर साल सरप्राइजिंग होते हैं। ये रीजन है कि वहां पर कट ऑफ उतना हाई नहीं होता है जितना नीट में आप देख रहे हैं। ये रीजन है, तो मैंने आपसे कहा 2 रीजंस हो सकते हैं जो एग्जाम को टफ बनाते हैं, या तो क्वेश्चंस का लेवल जो आप जेईई में फेस करते हैं, या कट ऑफ जो आप नीट में फेस कर रहे हैं। अब मैं मेनली नीट वाले स्टूडेंट से बात करना चाह रहा हूं, ठीक है, उन पेरेंट्स से बात करना चाह रहा हूं जो चाहते हैं अपने बच्चे को नीट की प्रिपरेशन करवाना, जिनका ये मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन होता है कि सर क्या वाकई में नीट टफ है, क्या हमारा बच्चा इसकी प्रिपरेशन कर पाएगा। तो देखो, नीट टफ क्यों है इसका रीजन मैंने आपको बताया। क्या बच्चा इसकी प्रिपरेशन कर पाएगा, उसके लिए बच्चे में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, जरा इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ये सोचते हैं कि नीट को क्रैक करने के लिए मुझे सिलेबस को, मुझे कंसेप्ट्स को उस लेवल पर तैयार करना होगा जितना जेईई में रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उतना डीप लेवल पर क्वेश्चंस को तैयार नहीं करना होता है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस बहुत सरफेस लेवल के पूछे जाते हैं, बहुत एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा शार्प आईक्यू हमें रिक्वायर्ड है, इसकी जरूरत नहीं है। बट हाँ, आईक्यू होना चाहिए, पढ़ने की लगन हमारी होनी चाहिए, और हमारी स्टडीज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहां पर इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप में कंसिस्टेंसी है, अगर आपके बच्चे में पढ़ने की कंसिस्टेंसी है, अगर उसमें पढ़ने की लगन है, या मैं कहूं बहुत ही एक अच्छा वर्ड में यूज कर सकता हूं, अगर हमारा बच्चा लेबोरियस है, वो अगर लेबर करना जानता है, मेहनत करना जानता है, अगर उसकी पढ़ने की सिटिंग है, तो डेफिनेटली वो नीट क्रैक कर सकता है। ये क्वालिटीज हमारे बच्चे में होनी चाहिए, ये क्वालिटीज एक स्टूडेंट में होनी चाहिए नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले आप अपने अंदर ये क्वालिटी एनालिसिस करो कि क्या आप में पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंसी है, क्या आप कंसिस्टेंटली सब्जेक्ट को समझने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्या आप लेबोरियस हैं, क्या आप स्टडीज में सिटिंग टाइम अपना अच्छा दे पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप नीट को क्रैक कर सकते हैं, चाहे उसका कट ऑफ कितना भी हाई क्यों ना हो। क्योंकि अगर स्टूडेंट कहीं ना कहीं नीट क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो उसके कुछ रीजंस हैं जो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस भी करूंगा। तो पहले तो आप अपने अंदर ये क्वालिटीज एनालिसिस करें कि क्या वास्तव में आप लेबर करने के लिए तैयार हैं, क्या आपकी स्टडीज में कंसिस्टेंसी है, और क्या आपका माइंडसेट क्लियर है, यस आई हैव टू क्रैक द नीट। तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि नीट की प्रिपरेशन हमें किस स्ट्रेटेजी के साथ करनी चाहिए ताकि हम नीट को क्रैक कर पाएं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप नीट की तैयारी बहुत रैंडमली कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा आईक्यू रखते हो, बट आई एम सॉरी, आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। आप रैंडम स्टडीज के साथ में नीट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली तैयारी करनी होगी नीट के लिए, और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस एकदम क्लियर रखना है। ये बात आपको एकदम क्लियर रखना है, माइंडसेट आपको क्लियर रखना है कि मेरे सिलेबस की बाउंड्री एकदम फिक्स है, मुझे उसी के अंदर घूमना है, राइट। कई बार स्टूडेंट को हमने देखा है, देखो ज़्यादा पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना खराब बात नहीं होती है, लेकिन जब आप एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ाया जाता है
तो जितना आपको नीट के लिए पढ़ाया जाता है क्या वो उस सब्जेक्ट की लास्ट बाउंड्री है? तो ऐसा नहीं है। जितना फिजिक्स आपको पढ़ाया जाता है वो उस फिजिक्स की लास्ट बाउंड्री नहीं है। जितना केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाता है वो केमिस्ट्री की लास्ट बाउंड्री नहीं है। सेम फॉर बायोलॉजी। ये बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं। आप सोचिए फिजिक्स में हर दिन नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, केमिस्ट्री में हर दिन नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, बायोलॉजी में हर दिन नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, ठीक है। बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स है ये। साइंस इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट क्योंकि हमारे एग्जाम की बाउंड्री क्लियर है तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड होकर के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं फिजिक्स में बहुत डीप नॉलेज तक मैं उसको पढ़ूं। डेफिनेटली आप पढ़िए, बट जब आप नीट एग्जाम को क्रैक कर लें तो उसके बाद में आप डेफिनेटली उसे पढ़िए अपने शौकिया तौर पर। लेकिन जब तक आपको नीट का एग्जाम आप क्रैक नहीं कर लेते हैं, आपको अपनी सब्जेक्ट की बाउंड्री को क्लोज रखना पड़ेगा, जो बाउंड्री सब्जेक्ट की दी गई है। आप उसी में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप नीट क्रैक कर पाएंगे। तो पहले तो अपना सिलेबस एकदम क्लियर करें और फोकस्ड होकर उस बाउंड्री के अंदर अपने आप को तैयार करें। दूसरा पॉइंट आता है प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होती है। नीट प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि वो थ्योरी पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, वो थ्योरी को ज्यादा टाइम देते हैं। देखो थ्योरी आपको प्रिपेयर करना है, इस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि मैं थ्योरी को अगर रिपीटेडली पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो वो थ्योरी को मैं अच्छे से मेमोराइज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है। आप थ्योरी को कितना भी पढ़ लो। मैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को अगर आप 2 बार पढ़ते हो और आपको लगता है कि मैं 3 बार और इसे पढ़ लूं, 5 टाइम्स इसे पढ़ लूं, 10 टाइम्स इसे पढ़ लूं, उससे मेरे ये रिएक्शंस याद हो जाएंगी, मैं ज्यादा टाइम तक इसको मेमोरी में रख पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप 2 बार रिएक्शंस को पढ़िए और उसके 10 क्वेश्चन करिए। वो रिएक्शन आपको ज्यादा टाइम तक आप अपनी मेमोरी में उसको रिटेन कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी आपको एडवाइस भी है कि आप नोट्स को पढ़िए सब्जेक्ट को समझने के लिए, ना कि सब्जेक्ट को मेमोराइज करने के लिए। नोट्स को आप पढ़िए सब्जेक्ट को समझने के लिए, ना कि मेमोराइज करने के लिए। सब्जेक्ट को अगर आपको मेमोराइज करना है तो वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करिए। एल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन करता है, इसको 10 बार पढ़ने की जगह एल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन करता है, अब इसके 10 क्वेश्चन करिए। जब आप 10 क्वेश्चन पर बार बार एल्कोहलिक क्यूएच का एलिमिनेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि यस एल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन करता है। और जब रिएक्शन का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो देखते आपको याद हो जाएगा कि यस ये एलिमिनेशन करता है। तो 10 बार इस बात को पढ़ने की जगह कि एल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन करता है, आप उसके 10 क्वेश्चन करिए, आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से मेमोराइज होगी। तो नोट्स को आप कंसेप्ट समझने के लिए पढ़िए, लेकिन कंसेप्ट्स को मेमोराइज करने के लिए आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला पॉइंट आता है सिलेबस। आप अपनी बाउंड्री को एकदम क्लियर रखें। इसमें आप टीचर्स का गाइडेंस लें, जो टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको नीट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। उनकी गाइडलाइन में अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि सर मुझे कितना सिलेबस अपना तैयार करना है, किस बाउंड्री में मुझे अपने आप को कन्फाइन करना है। दूसरा मैंने आपसे कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप सब्जेक्ट को समझने के लिए नोट्स की हेल्प लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट को मेमोराइज करने के लिए नोट्स की हेल्प नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की हेल्प लीजिए। तीसरा पॉइंट आता है टेस्ट। आपको टेस्ट रेगुलर बेसिस पर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है। कई बार स्टूडेंट्स को ये कहना होता है कि सर हमने सब्जेक्ट पढ़ा, हमें लगता है कि सब्जेक्ट अब हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। आफ्टर का सब्जेक्ट तैयार हो चुका है, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ तो तभी मिलेगा ना जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो इस बात को समझना होगा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा जिस एग्जाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नेचर आपको समझना पड़ेगा। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करूं, जो जेई और नीट में कॉमनली आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो आप सोचिए जो 12th एनसीईआरटी है, जो 11th एनसीईआरटी है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको आगे नीट का एग्जाम देना है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी वही एनसीईआरटी है जिन्हें जेई देना है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी वही एनसीईआरटी है जिन्हें बोर्ड्स देना है। लेकिन हर एग्जाम का नेचर अलग अलग है और उस नेचर के अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट प्रिपेयर करना होता है। अगर मैं बात करूं बोर्ड्स एग्जाम की, तो हो सकता है बोर्ड्स एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आईयूपीएससी में कार्बन चेन सिलेक्शन का क्या रूल है, वो रूल आपको लिखना होता है। लेकिन नीट एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रूल टू सेलेक्ट कार्बन चेन फॉर आईयूपैक नेम ऑफ अ कंपाउंड। आपको वो रूल नहीं लिखना होता है, आपको वो रूल अप्लाई करना होता है, और अप्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना जरूरी है।
कार कैसे चलाई जाती है, हो सकता है इसका डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि बोर्ड में क्वेश्चंस का प्रोफाइल कैसा हो सकता है, ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा जाए कि कार कैसे चलाई जाती है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। लेकिन नीट में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कार कैसे चलाते हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए। आपसे कार चलवाई जाएगी और वो आप तभी चला सकते हैं जब आपने कार चलाने की पहले प्रैक्टिस की हुई है। तो नेचर ऑफ एग्जाम आपको समझना पड़ेगा। आप केवल कंसेप्ट्स पढ़ करके इस बात का कॉन्फिडेंस ना रखें कि अब आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, पहले आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जब आप क्वेश्चंस करें तो आपसे क्वेश्चंस ना बने, पहली बार में हर टॉपिक समझ में आ जाए, उसके सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको पेशेंस लेवल अपना हाई रखना पड़ेगा, पेशेंस लेवल हाई रखना पड़ेगा, अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगर आप बहुत पेशेंसफुली क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप तो फिर से पढ़िए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, ठीक है, डेफिनेटली आपको वो टॉपिक समझ में आएगा, एट द एंड आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टॉपिक आपको कभी भी समझ में ना आए, ठीक है, अगर आप उस पर मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपने एक बार किया और आपने उसको छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, तो वो टॉपिक आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी टॉपिक के पीछे बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली एक दिन वो भी आता है जब वो टॉपिक आपके पीछे होता है, आप उसके आगे चल रहे होते हैं। तो पेशेंसफुली आप टॉपिक्स को डील कीजिए, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका वो टॉपिक उतना पॉलिश होता जाएगा। तो सिलेबस की बाउंड्री अपनी क्लियर रखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करें। टेस्ट, मैंने आपसे कहा टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट से आप ये एनालिसिस कर पाते हैं कि किस तरह की मिस्टेक्स आप कर पा रहे हैं, किस तरह की मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, और उन मिस्टेक्स को फिर आप टारगेट बनाएं कि अगले वाले टेस्ट में मुझे उन मिस्टेक्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है। इनिशियली मिस्टेक्स ज्यादा होंगी, लेकिन अगर आप इस बात पे काम करना स्टार्ट कर दें कि मुझे अब सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, उसे मुझे अगले टेस्ट के लिए एलिमिनेट कर देना है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपसे कोई नई मिस्टेक हो। बट अगर सेम मिस्टेक आप रिपीट नहीं कर रहे हैं तो एक दिन वो भी आएगा जब आप एररलेस पेपर दे पाएंगे। और नीट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है, मैंने आपसे क्या कहा, आपको सब्जेक्ट की बहुत हाई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है टू क्रैक द नीट एग्जाम, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में ऐसा नहीं है कि बहुत डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, या मैं कहूं कि उतना रिक्वायर्ड है जितना जेईई में होता है। नो, आपको यहां पर एक्यूरेसी पर काम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपके नीट क्रैक करने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो एक्यूरेसी अगर आपको लाना है तो टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। और उसके बाद में आता है प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रिवीजन ऑफ द एंटायर सिलेबस। ये मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर स्टूडेंट थ्रू आउट द सेशन बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है, और ये रीजन होता है कि कहीं ना कहीं वो नीट एग्जाम को क्रैक करने में से रह जाते हैं, ठीक है। आप सिलेबस को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आप किसी सिस्टम को ज्वाइन करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिस्टम के प्रेशर से ही या उसके साथ साथ चल करके आप डेफिनेटली सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं जितना सिस्टम आपसे बोलता है, ठीक है, या जितना रिक्वायरमेंट होती है। टेस्ट को कई बार बहुत कैजुअल लेते हैं स्टूडेंट कि ठीक है, एक टेस्ट दिया, एक नहीं दिया, कि हाँ सर नेक्स्ट टेस्ट दे देंगे, सर जो फाइनल टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट होंगे, हम उनको दे देंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको हर टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। हर टेस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हर टेस्ट आपको कुछ ना कुछ नई सीख देगा, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, और वो सीख ही आपको नीट एग्जाम को क्रैक करने में एक कदम आगे बढ़ाएगी। तो हर टेस्ट को इंपॉर्टेंस के साथ में दीजिए, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको नीट का फाइनल एग्जाम मान करके दीजिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा प्रॉपर रिवीजन प्लानिंग। प्रॉपर रिवीजन प्लानिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में मानता हूं नीट को क्रैक करने में। स्टूडेंट पूरे साल भर मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, एग्जाम भी बहुत सीरियसली देते हैं, हर टेस्ट को बहुत सीरियसली देते हैं, लेकिन लास्ट के 2 महीने में जो सिलेबस का प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, कई बार स्टूडेंट वो रिवीजन प्लानिंग की कमजोरी की वजह से, रिवीजन प्लानिंग नहीं होने की वजह से नीट क्रैक करने में रह जाते हैं। तो आपको ये भी साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, अपने माइंड को क्लियर रखना पड़ेगा कि अगर मैंने पिछले 2 या 3 महीने में इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब मुझे अगले 1 महीने में उनको रिवाइज कैसे करना है। अगर आप टाइम टू टाइम प्रीवियस चैप्टर्स को रिवीजन प्रॉपर करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप बेटर रिवीजन प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। और जो स्टूडेंट ये सारे काम कर रहा है, सिलेबस अपना क्लियर रख रहा है, फोकस्ड होकर विद इन द बाउंड्री ऑफ सिलेबस अपनी तैयारी कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहा है, टेस्ट प्रॉपरली दे रहा है, रिवीजन प्लान प्रॉपर रखा है उसने,
तो डेफिनेटली आप मानकर चलें कि नीट का एग्जाम टफ है, लेकिन जो स्टूडेंट ये सारे काम कर रहा है उसके लिए एग्जाम बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो आप इस प्लानिंग के साथ में काम करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सिलेबस एकदम क्लियर है, उसकी बाउंड्री एकदम क्लियर है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन का पैटर्न ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। इवन मैंने तो आपसे कहा क्वेश्चन का सोर्स भी फिक्स्ड है। जो क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, चाहे वो मॉड्यूल के थ्रू आपको देते हैं, डीपीपीज के थ्रू आपको देते हैं, या टेस्ट के थ्रू आपको देते हैं, या जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन सोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब मैं आपको कहता हूं 5 सोर्सेज, एनसीईआरटी, आप सिस्टम से अगर जुड़े हुए हैं, किसी इंस्टीट्यूट से अगर जुड़े हुए हैं, तो वहां के स्टडी मटेरियल जिसमें हम मॉड्यूल की बात कर सकते हैं, डीपीपीज की बात कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर होने वाले टेस्ट पेपर्स की बात कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं। अगर इन सोर्सेज को आप 100% कंप्लीट कर लें, मतलब ये अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि सर आप इन 5 सोर्स में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा, तो आप मानकर चलें कि आपके नीट क्रैक करने के चांसेस मल्टीपल टाइम बढ़ जाते हैं। आप इसको ऐसा समझ लो कि श्री हनुमान जी को ये नहीं पता था कि संजीवनी कैसी है, संजीवनी है कौन सी, उनको स्पेसिफिकली वो संजीवनी का पौधा नहीं पता था, वो बूटी उनको नहीं पता थी, लेकिन उनको सोर्स पता था, उनको सोर्स पता था कि संजीवनी मिलेगी कहां पर। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत सारे जिस तरह का मुझे संजीवनी के फीचर्स बताए गए थे, बहुत सारी जड़ी बूटियां यहां पर सेम लग रही है, लेकिन मुझे पता है कि इनमें से ही कोई संजीवनी बूटी है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे पहाड़ को उठा लिया और सोर्स को उठा लिया। हमें 180 क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं नीट में, या कहा जाए 200 क्वेश्चन नीट में कौन से आने वाले हैं, वो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हमें उनके सोर्स पता है, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, डीपीपीज, मॉड्यूल, टेस्ट पेपर्स, तो क्यों ना हम उन सोर्स को ही कंप्लीट कर लें। तो संजीवनी मतलब जो 200 क्वेश्चंस हमारे लिए जो संजीवनी का काम करेंगे, वो डेफिनेटली उन्हीं सोर्स में से हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि नीट में आप मानकर चलें कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड रहा है, क्वेश्चन में बहुत वेरिएशन नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली उस संजीवनी को पा करके अपने नीट एग्जाम क्रैक करने में जो आपका ड्रीम है, जो मेडिकल कॉलेज आपका ड्रीम है, उसे आप अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो मुझे लगता था कि आपके साथ में शेयर की जाए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों का एक क्वेश्चन है कि क्या सर नीट वाकई में टफ है, हमारे बच्चों को नीट की तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाया, और शायद अब आपको ये क्लैरिटी होगी कि मुझे नीट का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो किस स्ट्रेटेजी के साथ में देना चाहिए, किन क्वालिटीज के साथ में मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, वो मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको देने की कोशिश की है। ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजिकल वीडियोस के साथ में मैं आपसे मिलता रहूंगा। जितेंद्र चांदवानी, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन सिस्टम कोटा नीट डिवीजन, और डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक ले जाने में हेल्प करें, आपका हाथ अपने हाथ में लेकर के आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।